गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पास में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो हमारे पास में थर्ड टॉपिक है। हम फिजिक्स का बेसिक्स को छोड़कर हमने पहले दो टॉपिक्स बात कर लिए थे, वेक्टर की, फिर 1D मोशन की, फिर 2D मोशन की। अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो है क्या है, एनएलएम। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम का डिस्कशन चालू करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास में क्या है, मैं एनएलएम का स्टार्टअप कर रहा हूँ। एनएलएम में हमारे पास में सबसे पहले हम जो बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हमारे पास में, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है सर। अब आगे बात करते हैं हम लोग। हमारे पास में बेटा जी देखिएगा यहाँ से अगली चीज इसमें क्या है, हमारे पास में 3 नियम है। तो प्रथम नियम की मैं बात करता हूँ, प्रथम नियम की। प्रथम नियम की मैं बात करता हूं मेरे पास में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको इनर्शियल लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास में, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया ये क्या कहता है, अगर कोई वस्तु हमारे पास में स्थिर अवस्था में है, अगर कोई वस्तु हमारे पास में स्थिर अवस्था पे है, वो अगर ये वस्तु है कोई भी, इसको आप यहाँ से नहीं हिलाते हो किसी भी बल लगा के, तो ये क्या रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास में। अगर जब तक किसी वस्तु पर, जब तक आप किसी भी वस्तु पर हमारे पास में कोई बल आरोपित नहीं करते हैं, तो वो क्या रहती है, हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी, या फिर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। ना ही उसकी कोई दिशा परिवर्तन होगी, ना ही कोई उसका आपके पास में गति में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यानी ये क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है हमारे पास में, अगर इस पर अगर हम जब तक क्या नहीं लगाएंगे, कोई बल नहीं लगाएंगे एफ प्रकार का, यानी यदि कोई वस्तु हमारे पास में स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, या गतिशील अवस्था में है, किसमें है, गतिशील अवस्था में, ठीक है सर। क्या तो स्थिर अवस्था में हो या फिर गतिशील अवस्था में है, तो उसकी स्थिति में, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक क्या है, बाह्य बल कार्य नहीं करता है, बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यानी कोई दूसरा बल उस पे आके अगर काम नहीं करेगा तो उस पे कोई भी परिवर्तन रहेगी। अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी आपके पास में, अगर वो रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई रहेगी, ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में वो हमेशा क्या रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास में जड़त्व कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होता है, ठीक है सर। हमारे पास में पहला क्या हो गया, हमारे पास में स्थिर जड़त्व, क्या हो गया, स्थिर जड़त्व, क्या हो गया, स्थिर जड़त्व। मेरे पास में स्थिर जड़त्व का मतलब रुका हुआ जड़त्व हमारे पास में, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, उसके मास में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा और कोई भी चेंज नहीं होगा, और वो गतिशील अवस्था में है। दूसरा हमारे पास में गतिशील जड़त्व है, क्या हो गया, गतिशील जड़त्व। और तीसरा हमारे पास में क्या हो गया, दिशा जड़त्व है। तीसरा हमारे पास में जो हो गया उसे क्या कहते हैं हम लोग, दिशा जड़त्व। क्या कहते हैं, दिशा जड़त्व, ठीक है सर।
ये हमारे पास में 3 प्रकार के जड़त्व हो गए। यानी इन 3 चीजों में कभी भी परिवर्तन, स्थिरता में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे पास में सेकंड चीज गतिशील अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में जो टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं संवेग। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संवेग। ये हमारे पास में दिख रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? है कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? चलो, तो संवेग की बात करें, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम यानी संवेग का मतलब होता है कि कोई आपके साथ चल रहा है, आप गतिशील अवस्था में हो, तो आपके पास में उसके रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी है या फिर कितनी आप उसके साथ ताकत लेके चल रहे हो। क्योंकि आपको एक बार चलते चलते भी रुकने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है? बल लगाना पड़ रहा है। तो संवेग को हम दर्शाते हैं पी से। किससे दर्शाते हैं? पी से। पी का मान क्या होता है? एम गुणा वी को हम क्या कहते हैं? पी। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। वी क्या है हमारे पास में? वी को हम कहते हैं वेग। इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमारे पास में क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? संवेग कहलाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात आता है हमारे पास में गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम मेरे पास में। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है आपके पास में? जो कोई भी बल है आपके पास में, किसी भी वस्तु पर कार्यरत बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, बाह्य बल है वो मेरे पास में समानुपाती होता है किसके? पहली बात क्या कहता है? बाह्य बल आरोपित है, समानुपाती होता है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। संवेग में परिवर्तन की दर के। किसके समानुपाती होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के। यानी F जो फोर्स आपने लगाया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? हमारे पास में dp बटा dt के। संवेग में परिवर्तन की दर dp बटा dt। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे तो F बराबर हमारे पास में k dp बटा dt। ये तो हो गया ओरिजिनल फॉर्मूला। हम क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं हमारे पास में। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेरे पास में क्या होता है? k बराबर 1। अतः बल का सूत्र क्या हो जाता है मेरे पास में? F बराबर dp बटा dt। ये मेरे पास में बल का सूत्र होता है। ठीक है, F बराबर dp बटा dt का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? चलिएगा, अब यहाँ पे बात करूं तो देखो P क्या है हमारे पास में? P क्या है? चूंकि P का मान कितना हो गया हमारे पास? M गुणा V। तो F बराबर क्या हो गया? d बटा dt किसका? M गुणा V का। तो बल का सूत्र क्या हो गया हमारे पास में? F बराबर M dv बटा dt प्लस V dm बटा dt। हम लोग ये मानते हैं, देखो ये मेरे पास में बल का सूत्र हो गया, ये मेरे पास में ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। कोई भी हमारे पास में किसी कण पर लगता है बाह्य बल तो उसका क्या मान होता है? बाह्य बल किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के। तो हमने संवेग में परिवर्तन की दर को हल किया तो ये हमारे पास में क्या आ गया? सूत्र आ गया। इसकी बात कर रहे हैं। अब आगे की बात करता हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा मेरे पास में ये संवेग में परिवर्तन की दर आ गई। इसको आप लोग उतारना चाहें तो उतार लीजिए और इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आगे आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग यहां से डायरेक्ट यहां से उतारते रहें। अब मैं इसको हटा दूं, बगाड़ दें हम लोग, आगे की बात करें। चलो, तो आगे की बात करते हैं। हमारे पास में आगे क्या है? इसी के अंदर देखिएगा, मैं आगे की बात करता हूं। यहां से m का f का मान हमने पढ़ा है, इस कॉलम को यहीं रख लेते हैं हम लोग, बाद में इसको पूरे को हम हटा देंगे जो आगे की बात करेंगे हम लोग। हमारे पास में अगले की बात करते हैं तो आगे से हम चालू करते हैं तो उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास में देखिएगा यहां से, यदि वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का द्रव्यमान नियत हो, ज्यादातर कंडीशन में वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है? नियत हो।
नियत रहता है ज्यादातर कंडीशन में। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे वस्तु का द्रव्यमान नियत नहीं रहता है। हमारे पास में जैसे हम रॉकेट नोदन पढ़ते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ रॉकेट पढ़ते हैं, तो उसमें द्रव्यमान क्या करता है, नीचे की तरफ निकलता रहता है, इसीलिए उसका द्रव्यमान हम नियत नहीं रह सकते। हमारे पास में फैक्ट्रियों में चलने वाली पुली के ऊपर निरंतर द्रव्यमान आपतित किया जाता है, इसीलिए वहां पे परिवर्तित द्रव्यमान वाले कंडीशन की हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान क्या है, नियत है मेरे पास में। अब वस्तु का द्रव्यमान नियत है तो मेरे पास में dm बटा dt बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो F बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, क्या आ जाएगा भाई साहब, m dv बटा dt, यानी F बराबर कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है सर, ये क्या हो गया, द्रव्यमान हमारे पास में, ये क्या आ गया हमारे पास में द्रव्यमान, और ये मेरे पास में क्या गया, उसका त्वरण। क्या आ गया भाई साहब, त्वरण आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स, चलिएगा ये मेरे पास में आ गई। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरे पास में। अब सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, यदि वस्तु का वेग नियत हो, वेग क्या रहे मेरे पास में, नियत। तो वेग नियत रहे तो dv बटा dt बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो F बराबर क्या आ जाएगा, v dm बटा dt। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। क्या है ये मेरे पास में, रेयर कंडीशन, रेयर कंडीशन है। रेयर कंडीशन बहुत कम पूछी जाती है, इस पे हमारे पास में प्रश्न अत्यधिक बनते हैं, तो इसका अध्ययन हम ज्यादा करते हैं। ठीक है सर, अगर मेरे पास में समय अल्प ना होकर कुछ ज्यादा हो, ठीक है, अल्प ना होकर क्या हो जाए मेरे पास में ज्यादा, तो हम बात करेंगे हमारे पास में क्या है, उसकी बात करेंगे हमारे पास में। तो देखिएगा ये हमारे पास में हो गया। इसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट्स आप लोगों को, कहीं पे भी कोई दिक्कत, कहीं पे भी कोई दिक्कत बेटा? चलो तो आगे बात करें हम लोग। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अगली बात करते हैं हम लोग हमारे पास में, इसको हटा के पूरे से। अब ये तो हो गई बल की बात। इसी के पश्चात एक हमारे पास में फॉर्मूला आता है, उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, अगला आता है मेरे पास में आवेग। क्या आता है, आवेग की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, हमारे पास में अगला टॉपिक क्या है, आवेग की बात करूंगा मैं। आवेग की बात करूंगा तो आवेग के लिए मैं बात करता हूं, देखिएगा आवेग, आवेग का मान क्या होता है मेरे पास में, आवेग की बात, आवेग को हम जनरली दर्शाते हैं जे से। किससे दर्शाते हैं, जे से। किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, जे से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, जे से, है ना। तो अब जे से भी दर्शा सकते हो आप, या आई से, आई से। ठीक है सर, तो आई बराबर होता है मेरे पास में बल गुणा समय। बल गुणा समय को मैं क्या कहता हूं, आवेग कहता हूं। यानी I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, F गुणा टी। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल कितने समय तक लगाया जा रहा है, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, पास में आवेग कहलाएगा। परंतु आप लोगों ने देखा है, चूंकि क्या बात जानी है हमने, चूंकि F का मान क्या होता है मेरे पास में, F बराबर होता है डेल्टा P बटे डेल्टा T, ये होता है। तो मेरे पास में डेल्टा P बराबर कितना हो जाएगा, F डेल्टा T, ये हो जाएगा। यानी मेरे पास में आवेग का मान, आवेग जो है वो किसके बराबर होता है मेरे पास में, संवेग में परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन के। किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन। यानी I जो है उसको हम डेल्टा P बराबर क्या लिख सकते हैं, F डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास में सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज देखिएगा आप लोग, हमारे पास में अगर मैं F और T के मध्य आरेख बनाऊं, देखना सर यहां से, ठीक है। अब मैं, यदि समय अति अल्प हो, यदि समय अति अल्प हो, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू dp इज इक्वल्स टू, dp इज इक्वल्स टू F dt। तो दोनों तरफ समाकलन कर दूं मैं, समाकलन करने पर, तो समाकलन कर दूं तो डेल dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dt, यानी मेरे पास में P फाइनल माइनस P इनिशियल बराबर F dt का समाकलन आ जाएगा। यानी मुझे क्या पता चला कि अगर F व T के मध्य आरेख
का क्षेत्रफल, जो मेरे पास में क्षेत्रफल आ रहा है वो किसको दर्शाता है, आवेग को, या फिर हमारे पास में किसको दर्शा रहा है, संवेग में परिवर्तन। किसको दर्शा रहा है, संवेग में परिवर्तन को। किसको दर्शा रहा है, संवेग में परिवर्तन को। किसको दर्शा रहा है, संवेग में परिवर्तन को। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली बात करें हम लोग। अब हमारे पास में ये तो हो गया संवेग में परिवर्तन। अब अगली चीज मेरे पास में मैं बात करता हूं, उसकी स्टडी करते हैं। तो अगली चीज हमारे पास में आती है स्टूडेंट्स, देखिएगा, जिसको हम बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम, हमारे पास में इनर्शियल फ्रेम। ठीक, अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, निर्देश तंत्र जानते हो आप लोग, जिसके अंदर किसी कण के ऊपर गति का अध्ययन किया जाता है, जिसके सापेक्ष किसी कण के अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं हूं, अब मैं, ये पूरा मेरे आसपास का वातावरण है, उसको क्या कहेंगे हम, निर्देश तंत्र। क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र। ठीक है, ग्राउंड है तो ग्राउंड को निर्देश तंत्र कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ट्रेन में हैं तो ट्रेन को निर्देश तंत्र कहेंगे। तो ये अलग अलग है हमारे पास में। ठीक, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम क्या होता है हमारे पास में, जब कोई निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, या एक समान वेग से, किससे, एक समान वेग से गतिमान हो, एक समान वेग से गतिमान हो, तो वो जो तंत्र कहलाएगा वो मेरे पास में क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। अब अगला जो आता है मेरे पास में, उसको बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। वही बात, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल। अब देखो, जब निर्देश तंत्र, इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई निर्देश तंत्र, जब कोई निर्देश तंत्र एक समान त्वरण से, वहां वेग था, यहां क्या याद रखना है, एक समान त्वरण से गतिमान हो, इनकी परिभाषा पे प्रश्न आता है भाई साहब। गतिमान हो, इन दोनों पे हमारे पास में क्या आएगा, प्रश्न आएगा। इनको इंपॉर्टेंट लगा लो आप लोग, ठीक है, हमारे पास में। ठीक, गतिमान हो तो वो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे आप लोग बात करो मेरे पास में, देखो कैसे, अगली चीज हमारे पास में कैसे बात करते हैं हम लोग किसी गाड़ी में बैठे, ये एक है, ये मेरे पास में कोई गाड़ी है, इसमें हम लोग बैठे हैं, हमारे पास में ये ए त्वरण से जा रही है, तो ये कौन सा तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब इसमें क्या होगा, देखो, अगर मैं इस पे हूं, इसमें हूं, तो यहां पे क्या याद रखना है आपको, जिस दिशा में गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में बल लगाना है। गति के विपरीत, गति के विपरीत, गति के विपरीत बल लगाना है। गति के विपरीत क्या करना है, बल लगाना है। यानी गति इधर की तरफ हो रही है तो बल आपको इसके विपरीत लगाना है। तो मैं इसका, देखो, आप लोगों के सामने एफबीडी बनाई। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं, तो मेरे पास में देखना कैसे है, ये गाड़ी किधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इस पे बल किधर को लगेगा, विपरीत दिशा में, इधर को लगेगा, MA। अगली चीज मेरे पास में, ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति का द्रव्यमान है तो इसका बल नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। बल सदैव कहां लगता है, नीचे की तरफ। कहां लगेगा,
नीचे की तरफ। द्रव्यमान के कारण बल कहां लगेगा? नीचे की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? mg। तो परिणामी बल किस दिशा में हो गया मेरे पास में? यहां पे बल, परिणामी बल। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? चलो अब ये मेरे पास में हो गया, तो यहां से अगर मैं कोण पूछ लूं, क्या पूछ लूं? कोण। ठीक है, कोण पूछ लें हम लोग, इसमें कितने कोण पे परिणामी बल कार्य कर रहा है? तो यहां से ये थीटा कोण है, तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? एम जी, ये थीटा कोण इधर, एम ए बटे में एम जी, यानी टेन ऑफ थीटा का मान क्या हो जाएगा? ए बटा में जी। जहां थीटा होगा उसके सापेक्ष हम बात कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां से हमारे पास में? कहीं पे कोई दिक्कत भाई साहब? ऐसा कोई पॉइंट जहां आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ ऐसी चीज जो दिखाई ना दे रही हो आपको? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। अब अगली बात करते हैं हम लोग, अब इसी पे चीज पे देखो, इसी चीज पे नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हम बात करते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसके ऊपर अगर हम किसी पानी से भरे बर्तन को, किससे भरे बर्तन को? पानी से भरे बर्तन को, है ना, हमारे पास में एक टोपिया ले लिया मैंने, सॉरी बेटा जी, है ना, एक टोपिया ले लो, उसमें पानी भर लो। टोपिया नहीं समझो तो देखो बगुना ले लो। क्या ले लो? बगुना। तो बगुना देखो, तो अब अगली बात करते हैं हम लोग, हमारे पास में कैसे काम करेगा ये, उसकी बात करते हैं। ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे इस दिशा में बल लग रहा है, तो बल, पानी की दिशा क्या रहेगी, पानी का किधर की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखो पहला केस, ठीक है, हम इसको बोलेंगे क्या है? शेप ऑफ वाटर, वाटर की शेप, शेप ऑफ वाटर, शेप ऑफ वाटर। ठीक, अब देखो इधर ये वाटर है, इसमें वाटर भर दिया, पानी भर दो, भर दिया भाई साहब। अब इसको क्या कराओ? v कांस्टेंट से गति करवा लो क्या तो आप, या फिर आपके पास में रेस्ट पोजीशन ले लो। क्या ले लो? रेस्ट पोजीशन ले लो। क्या तो v कांस्टेंट से गति करवा लो, क्या आप इसको रेस्ट पोजीशन ले लो। रेस्ट पोजीशन मतलब ये ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया? अगर ये वस्तु हमारे पास में ठहरी हुई है तो ये कहीं हिलेगी क्या? आलेगी क्या? नहीं आलेगी, तो ये कहीं नहीं आलेगी, इसको हम कहीं पे भी नहीं हिलने देंगे, यानी ये ऐसी है, ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब वही बात हमारे पास में देखो, सेकंड चीज, ये ए पार्ट, इसका बी पार्ट देखो। अब ये हमारे पास में ऐसे है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे है। अब इसमें पानी भरा था, इसको मैंने ए त्वरण से, देखो ए त्वरण से इधर की तरफ भेजा, तो मैंने आपको बताया जिधर त्वरण है उसके विपरीत दिशा में बल लगाइए, बल लगा देंगे पीछे की तरफ एम जी एम ए, इसके विपरीत नीचे की तरफ क्या लग जाएगा? इस पानी के कारण लगने वाला एम जी, तो परिणामी किधर आ गया? इधर की तरफ। अब ऐसा परिणामी आने पे यानी बल, तो पानी तो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम इधर की तरफ बना देंगे। ये देखो कैसे बन जाएगा पानी, ऐसे, ऐसा ही होता है कि विपरीत दिशा में जाता है पानी। पानी क्या करेगा? विपरीत दिशा में, यूं भगाओगे तो पानी कहता है मैं तो पीछे जाऊंगा। समझे बात? समझे कि नहीं समझे? चलो अगली बात करते हैं हम लोग सी केस, सी का बात करते हैं, सी की। मेरे पास में सी पॉइंट क्या कहता है उसकी बात करते हैं। हमारे पास में सी पॉइंट कहता है कि अगर ये मेरे पास में कोई ये ऐसे बीकर है, बीकर बना लिया बीकर, अब इसमें ये कहां जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है। आपको भी बताया जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत दिशा में क्या लगाना है? बल लगाना है। तो बल लगाना है तो बल लगाओ, तो इसके विपरीत दिशा में बल ये इधर लग गया, और mg कहां लग गया? नीचे गणी, तो रिजल्टेंट किधर आ गया? इधर गणी। तो इधर लेके जाओगे तो इसके विपरीत दिशा में हमारे पास में ये कैसे गमन करेगा? ऐसे गमन करेगा स्टूडेंट्स। ये मेरे पास में पानी कैसे जाएगा? ऐसे।
ये मेरे पास में पानी का शेप ऐसा हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई रे? आई? चलो तो अगली बात, अब ये तो हो गया हमारे पास में। तो मैंने एक नाम लिखा था फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम हम आगे जाके हम इसके प्रश्नों के अधिकतम बनाने की कोशिश करेंगे, आगे की बात करते हैं। तो अगला हमारे पास में आता है तृतीय नियम। तृतीय नियम, अब ये नियम क्या कहता है? इसका दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इसको हम दूसरी भाषा में एक और नाम लेते हैं अंग्रेजी में, जिसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। अब ये देखो कहीं है कि मैं भी थोड़ा बिजी आदमी हूं को नहीं समझे, आपको नहीं समझे, समझ गया? तो बिजी हूं तो यहाँ फोन आता नहीं, अब कोई ना कोई आई जा, समझो घना ही चाबड़ है अपना, कोई बढ़िया है कोई बुरो है, समझे? तो देखो अब ये क्या कहता है आपके पास में, किसी वस्तु पर की गई क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में क्या होती है? एक प्रतिक्रिया कार्य करती है। यानी हम लिख लेंगे किसी वस्तु पर कार्यरत बल के विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ कि अगर आप किसी दीवार पे, अठे देखो इधर पे, ये दिस इज दीवार अमिताभ बच्चन वाली, ठीक है? यहां से आप क्या करते हो, यहां पे देखो ये व्यक्ति है, ये इस पे क्या लगाता है? जोर लगाता है, जोर लगाता है। तो इस व्यक्ति का इस पे जोर लगाने वाला ये क्या है? एक्शन। क्या कहलाता है? एक्शन। तो ये इस पे भी क्या लगाएगी? रिएक्शन। क्या लगाएगी? रिएक्शन। यानी मैं इस पे जोर लगाता हूं तो ये भी मेरे ऊपर क्या लगाएगी? जोर लगाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? कि एक व्यक्ति के द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी ये ए है और ये बी है, तो हमारे पास में एफ बी पर लगाया गया ए के कारण वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए पे लगाया गया बी के कारण, ये मेरे पास में दोनों क्या होंगे? बराबर। यानी दोनों बलों का योग हमारे पास में एफ बी ए प्लस एफ ए बी का मान, सदिश योग का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन ऐसा ही सेम एग्जांपल क्या है कि अगर आप किसी के लाफा जड़ देते हो, क्या कर देते हो? लाफा जड़ देते हो। लाफा मतलब एक चांटा मार देते हो उसके, तो आप जितनी जोर से उसके गाल पे चांटा मार रहे हो उतना ही गाल भी आपके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। समझ में आई बात? अगर आपका बल ज्यादा होगा तो वो आगे खिसक जाएगा, अगर बल कम होगा तो वो आगे नहीं खिसकेगी चीज। दोनों बराबर रहेंगे तो वो नहीं खिसकेगी, अगर बल ज्यादा हुआ तो वो चीज खिसक जाती। इसीलिए टेबल पे जोर लगाने से टेबल आगे चली जाती, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया बल क्या है? लगाए गए बल से क्या है? कम है। हमारे पास प्रतिक्रिया क्या है? हमारे पास में लगाए गए बल से कम है। समझ में आई बात? अब देखो अगली बात करा हम, ठीक है? अगली बात करते हैं हम लोग, हमारे पास में क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में देखो, समझो आप, समझो अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, तो उसके पश्चात हम आगे की बात डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या है, ये किसका कंसेप्ट हो गया? हमारे पास में क्रिया प्रतिक्रिया नियम का। किसका कंसेप्ट हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का कंसेप्ट हो गया। अगली चीज मेरे पास में क्या लेता हूं मैं? फ्री बॉडी डायग्राम का डिस्कशन करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं? फ्री बॉडी डायग्राम का, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं हम लोग हमारे पास में। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बात करो, देखो समझो अब फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम की मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या है उसका डिस्कशन करते हैं हम लोग।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा एफबीडी में कुछ केसेस हैं हमारे पास में, उसकी बात करेंगे। तो पहले हम लोग एफबीडी डिस्कस करते हैं, एफबीडी के 2-3 केसेस बात करते हैं, फिर इसके दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास में उनका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, उसका हम बात करेंगे अगले लेक्चर की। अभी की बात करते हैं हम लोग एफबीडी की हमारे पास में। ठीक है, एफबीडी में हमारे पास में, ठीक, अब देखो एफबीडी में सबसे पहला केस आता है फ्री बॉडी डायग्राम। आपको बल लगाना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखोगे ये लोचा कर देगा। क्या कर देगा? लोचा। लोचा नहीं करवाना है हमारे को, काम करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो सबसे इजी है उसकी बात करता हूं। तो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं हम शक्ति का, शक्ति पर आधारित। शक्ति पर आधारित, ठीक है, शक्ति पर आधारित है। तो शक्ति को हम पहले क्या ले लेते हैं, देखो हमारे पास में क्या है शक्ति। सबसे पहले सिंपल केस, सिंपल में कैसे है, ये एक शक्ति है, देखो सूझ रही है क्या? चलो, तो ये एक शक्ति है, ये m द्रव्यमान का हमारे पास में है। इधर की तरफ हमारे पास में क्या लगाया गया है, F बल लगाया गया है। इसको नीचे की तरफ एक व्यक्ति इसको नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, ऐसे आज देखिए होगी थारी सारा कतरा बल, F बल। तो ये m है, तो ये m किधर की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ आपको बताया। अब ये इसको खींच रहा है, तो ये a त्वरण से इधर की तरफ आएगी, ये कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अरे आप रस्सी को खींचते हो तो उसमें एक चीज डेवलप होती है, एक चीज जो डेवलप होती है उसे क्या कहते हैं, टेंशन। क्या कहते हैं, टेंशन। ये इधर टेंशन, ये इधर, ये क्रिया प्रतिक्रिया लगा दी इधर, ये टेंशन, ये टेंशन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो दो कंडीशन, एक तो आदमी की पहली और एक ई की दूसरी। आदमी वाली में बात करो तो F माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही T माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू ma। तो टेंशन कितना हो गया मेरे पास में, टेंशन निकाल लोगे आप, टेंशन यहां से निकाल लो। तो टेंशन निकाल लो तो ma प्लस जी, ma प्लस जी, ऐसे आपको निकालने आने चाहिए। ठीक, अहिया दूसरा केस कैसे हो सकता है, दूसरा केस जिसको बोलते हैं तराजू वाला केस। क्या बोलते हैं, तराजू वाला केस। तराजू में कैसे काम होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो ये मेरे पास में ऐसे है, ये यहां पे ऐसे। आप लोग एक ट्रिक याद रखो, ट्रिक क्या है, कोने में बात कर रहा हूं, कोने की बात कोने में रहने देंगे, फालतू बात अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रिक क्या है, आपके पास में जो त्वरण होता है वो क्या होता है, बलों का सदिश योग, बलों का सदिश योग बटे में कुल द्रव्यमान, बटे में कुल द्रव्यमान। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, टरीक हो गई, टरीक। समझ में आई बात? चलो, तो अब ये मेरे पास में है, तो इसको इधर से देखो, इधर से इधर, ये m1 है, ये m2 है। तो m2 इज ग्रेटर देन m1, ऐसे हो गया। तो ये ज्यादा हो गया, तो इधर ये कितना लगाएगा, m2g, इधर कितना लगाएगा, m1g। लगाएगा कि नहीं लगाएगा विद्यार्थियों, लगाएगा। चलो, तो हमारे पास में बेटा जी अब देखिएगा,
ये इधर है तो यही टेंशन ऊपर की तरफ, ये टेंशन इधर की तरफ, ये टेंशन हटे, ये टेंशन हटे। अब ये ज्यादा है तो ये इसको नीचे लाएगा ए एक्सेलरेशन से, ये इधर लाएगा ए एक्सेलरेशन से। ये वाला सूत्र मैं आपको हल करके दिखाऊंगा, इसमें देखना आप ए एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, m2 गुणा ए हो गया। ऐसे ही देखो हमारे पास में m1 पर देखो, m1 के लिए समीकरण लिखूं मैं, समीकरण लिखो तो मेरे पास t माइनस m1g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में m1a, m1 दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास में कितना हो गया, ये एक समीकरण, ये दो समीकरण, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू ए। तो ए का मान देखो फटाक से लिखो कितना आ रहा है, ए बराबर क्या आ रहा है, m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2, यही आ रहा है क्या। देखो बलों का सदिश योग है कि नहीं है, ये ज्यादा है ये ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास में आ गया एक्सेलरेशन निकालना आप। चलो ये बात होगी। अब क्षैतिज वाली और बात कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास में इन दोनों को आप लोग उतार लीजिए, इन पे आधारित प्रश्न आते हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे इसके पश्चात, ठीक है। अब हमारे पास में अगले प्रश्न की बात करेंगे यहां से, ये मेरे पास में दोनों हो गए, आगे की बात हम आगे करेंगे। देखो हमारे पास में क्या है उसका डिस्कशन हम थोड़ी देर में करते हैं। यहां से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग लिखना चाहें तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्षैतिज तल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्षैतिज तल की। चलो आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया होगा, चलो तो हटा देते हैं अपन। अब अगली बात करते हैं, हमारे पास में अगला क्या है, हमारे पास में उसकी बात करेंगे, ठीक है। क्षैतिज तल में कैसे काम करता है। देखो क्षैतिज तल की बात करते हैं हम लोग, हमारे पास में किस तरीके से किस रूप में ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो आगे की बात देखिएगा हमारे सामने कैसे होगी भैया। देखो क्षैतिज तल की बात करता हूं मैं, तो मेरे पास में क्या है यहां से, ठीक है, क्षैतिज तल में ये मैंने ऐसे दीवार पे लिया और एक यहां से नीचे धरातल से मैंने एक चकती को यहां जोड़ दिया, ऐसे लटके हुए देखे होंगे तुमने, ये m द्रव्यमान है। तो इसमें ये mg तो कहां लगेगा, नीचे, ऊपर क्या लगा टेंशन, इधर क्या लगा टेंशन, और इधर क्या लगा टेंशन, समझ में। तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि यदि T बराबर mg है तो ये किस में रहेगा, संतुलित अवस्था में। किस में रहेगा, संतुलित अवस्था में, ठीक। यदि mg ग्रेटर देन T है, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, यदि, तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा। क्या करेगा, टूट जाएगा। यदि मेरे पास में T ग्रेटर देन है mg के, तो भी किस में रहेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा मेरे पास, वो वहीं के वहीं रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे भी केसेस आपके पास में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अब अगली बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब कि जब हमारे पास में या दो से अधिक द्रव्यमान हो तो फिर हमारे पास में उसको कैसे जोड़ के हल करना है, आपको उनके त्वरण कैसे निकालने हैं, उनके अनुपात कैसे निकालने हैं, उनकी बात करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो बता दो।
थोड़े से एक दो टिपिकल क्वेश्चन भी लेंगे, ये तो हमारी कंसेप्चुअल बात है, तो कंसेप्चुअल की हम स्टडी कर रहे हैं तो उनके अंदर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो अगली बात करते हैं। अब अगली बात क्या है हमारे पास में, देखो क्षैतिज तल पर गति देख लेना, ठीक है। एक थीटा कोण वाले तल पर गति, देखो थीटा कोण वाले तल पर गति कैसे होगी, ये है मेरे पास में, ऐसे है। अब यहां से ये दिस इज थीटा एंड दिस द्रव्यमान इज प्लेस्ड हियर m. If we placed a द्रव्यमान at a टेढ़ी रोड then it will become downwards, आता है वो कहां आएगा हमारे पास में, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। कहां आ जाएगा सर हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे किस कारण आ रहा है उसकी बात करेंगे हम लोग, कि किस वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी बात करें तो ये m द्रव्यमान है, तो इसके कारण यहां से देखो mg बल कहां लगा, नीचे की तरफ। अब mg है तो mg तो नीचे लग रहा है, मगर ये तो टेढ़ा है, तो इसके तल बनाओ, ये इधर की तरफ, एक इधर एक इधर, ये थीटा कोण है तो ये वाला कोण भी थीटा, तो ये इधर वाला तो कितना हो गया mg कोस थीटा, और इधर वाला कितना हो गया mg साइन थीटा। यानी मेरे पास में जो a त्वरण लग रहा था वो किसके बराबर था, mg साइन थीटा का मान था मेरे पास में बल के, यानी बल होता है F बराबर ma इज इक्वल टू जी mg साइन थीटा। तो मेरे पास में a का मान कितना आ जाएगा, g साइन थीटा, कितना आ जाएगा g साइन थीटा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, g साइन थीटा। ये तो तल की बात हो। अब कॉम्बिनेशन मैंने आपको कहा कॉम्बिनेशन की स्टडी और करनी है, हमारे को कॉम्बिनेशन की बात करनी है, तो देखो ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग। ये है मेरे पास में, यहां से ये एक द्रव्यमान ले लिया मैंने यहां पे जैसे 2, और इधर की तरफ द्रव्यमान ले लिए मैंने ये 3 और 2, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है ना स्टूडेंट्स इसमें 3 और 2 में, बता दो अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग, फिर मैं इसको सोल्व करना चालू कर दूं। चलो तो इसमें T1 बटा T2, T2 कहां है, यहां पे है, और T1 कहां है, यहां पे है। T1 बटा T2 का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, T1 बटा T2 का अनुपात निकालना है। तो इसको स्टडी करते हैं। तो देखो हमारे पास में ये T1 लग रहा है, तो इधर की तरफ भी कितना लगेगा T1, और ये T2, ठीक। अब देखो ये इधर की तरफ नीचे की तरफ कितना लग रहा है 2G, ये भी नीचे की तरफ कितना लग रहा है 3G, और ये कितना लगा रहा है 2G। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो पहले हम 2 के ले लेते हैं, तो T2 ये A से इधर जा रहा है, तो T2 माइनस 2G माइनस T2 इज इक्वल टू 2A। सेकेंड इक्वेशन लो इसकी थर्ड की, तो 3G प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3A, और ऊपर से देखो तो T1 माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A, ठीक है। ये मेरे पास में हो जाएगा, यहां से ये हो गया। इसके पश्चात हम बात करते हैं हमारे पास में, देखो अब इसमें से हमें T1 और T2 के मान निकालने हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इजी मेथड लो जिससे हमारे पास में जल्दी से प्रश्न हल हो जाए और हम आंसर निकाल लें। तो a का मान निकाल सकते हो क्या तुम, a का मान हम निकाल सकते हैं। a का मान कितना आ जाएगा, देखो a बराबर कितना हो जाएगा 2G प्लस 3G माइनस 2G अपॉन में 3 प्लस 2 5 1 2 7, तो कितना बच गया मेरे पास में a इज इक्वल टू 3G बाई 7, इतना आ गया। तो अब इन दोनों में मान रख के आप उत्तर निकाल लोगे, कोई दिक्कत विद्यार्थीगण, सही है। चलो तो इससे आगे का सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं हम लोग हमारे पास में, तो समझो और करो, कहीं समझो आगलो कहीं के भी बात करा आगे, ठीक। उसकी बात करते हैं हमारे पास में। अगला क्या कहता है, अगले की चीज क्या है,
अब हमारे पास में ये कॉम्बिनेशन का भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगली चीज हमारे पास में आती है, उसकी बात करेंगे क्षैतिज तल वाले की। पुली के सारे कंसेप्ट मैं अभी करवा दूंगा आपको, पुली के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं उनकी सारी बातें हम कर लेंगे। उसके पश्चात जो हमारे पास में कांटेक्ट है, स्ट्रिंग फोर्सेस हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अब हमारे पास में पुली में हमारे पास में दो कंसेप्ट और बचते हैं, उनका अध्ययन और कर लेते हैं। हमारे पास में दो कंसेप्ट क्या क्या कह रहे हैं हमारे पास में, उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में पहला कंसेप्ट क्या है, देखिएगा फर्स्ट कंसेप्ट कितना है। ठीक, हमारे पास में फर्स्ट कंसेप्ट किसका है, हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन या लीनियर प्लेन का ले लो, आप लोग कैसे भी ले लो, ठीक है हमारे पास में। ठीक, तो अब देखो हमारे पास में कैसे है कि एक ऐसा एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं ऐसे, एक पुली, दो पुली, इधर लग रहा है 14 न्यूटन, इधर लग रहा है 24 न्यूटन, और इधर एक मास रखा है मेरे पास में 10 का, ये दोनों कनेक्टेड है। अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग कैसे हल करेंगे उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास में किधर की तरफ जाएगा, कितना त्वरण होगा, उसकी बात करेंगे। तो देखो ये इधर है तो ये इधर की तरफ T1 लगेगा, इधर की तरफ T1, और इधर की तरफ T2 लगेगा, इधर की तरफ T2। ठीक है, ये मेरे पास में 24 में से मेरे पास में 14 है, 10 को खींच रहे हैं, तो ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 24 माइनस 14/10, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो अब लगा लो आप लोग, कितना हो गया मेरे पास में, कितना हो गया उसकी बात कर लेते हैं। टेंशन निकालना हमारे को, अलग अलग टेंशन निकलेंगे दोनों के हमारे पास में। तो मेरे पास में कितना हो गया इधर की तरफ, देखो 24 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, ठीक है 10a, ये मेरे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से। फिर अगला क्या हो गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10a, यहां से। कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स, दोनों टेंशन बराबर आएंगे, टेंशन पूरे में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी अगली की बात हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मेरे पास में जनरली कब आया था आपके पास में, इंडियन एयरफोर्स में 2017 में पूछा गया था। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो 2018 का क्वेश्चन है, एनडीए में भी आया था, एनडीए में 2016 में आया था, नेवी में ये क्वेश्चन अभी 2019 में आया है, और आपके पास में मेरे पास में लास्ट एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, सॉरी 2000 मेरे पास में 18 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिएगा ये हमारे पास में, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से ये मेरे पास में यहां पे कितना कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ये 90 डिग्री का कोण था, ये 30 डिग्री का कोण था, और ये 60 डिग्री का कोण था। ठीक, अगली बात, यहां पे एक मास था, इसको कनेक्ट कर रखा था एक पुली से, ये सिस्टम किधर की तरफ मूव करेगा उसकी बात होती। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मेरे पास में 2 kg और ये 3 kg, तो वही बात पहले की मैं इसकी ड्राइंग बना लेता हूं, ये 3 किलो है, ये नीचे की तरफ 3g लगाएगा, इधर से मेरे पास में इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, 3g cos 60, और इधर की तरफ क्या लगेगा, 3g sin 60। ऐसे ये 2 है तो नीचे की तरफ कितना लगाएगा, 2g, इधर की तरफ कितना लगाएगा, 2g sin 30, और इधर की तरफ क्या लगाएगा मेरे पास में, 2g cos 30। ये टेंशन T है और ये टेंशन T। अब देखो कौन सा ज्यादा है, 2g इंटू 1/2, तो ये कितना बच गया g। इधर देखो 3g इंटू √3/2, ठीक है, तो ये कितना बच गया मेरे पास में, 5 3 जब 15 √3, और ये कितना बच रहा है मेरे पास में, 10 बच रहा है, तो ये इधर जाएगा तो इसका फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरे पास में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15 √3 माइनस 10
अपॉन में कितना है 3 + 2 5, तो a इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लो, तो यहां से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो 3√3 माइनस एक्सेलरेशन आ गया। अब बाकी चीजें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन की इक्वेशन बनाओ, तो टेंशन की इक्वेशन बनाता हूं मैं। टेंशन की इक्वेशन देखो, तो टेंशन की इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो कितना हो जाएगा 3g sin 60 माइनस t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में 3a हो जाएगा टेंशन। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत? कंफर्म? ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बना लो आप लोग, क्या बन जाएगा t माइनस 2g sin 30 इज इक्वल टू 2a। ये इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टेंशन की वैल्यू किधर आ जाएगी मेरे पास में, ये इस दिशा में जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू भी देखो आप कितनी हो जाएगी, 3g sin 30 की वैल्यू कितनी है 15√3 माइनस 3a की वैल्यू कितनी है 3√3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू t। वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। समीकरण 1 से, कहां से बात कर रहे हैं हम लोग, 1 से, समीकरण 1 से बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास में देखो कितना हो गया 15√3 माइनस 9√3 माइनस +6 बराबर t। तो 15 में से 9 चले गए तो कितने बच गए हमारे पास में 6√3 + 6, तो t का मान कितना गया 6√3 + 1 न्यूटन। इतना टेंशन का, इतना क्या करेगा हमारे पास में टेंशन। ये मेरे हिसाब से पुली के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद में पुली के जो अलग क्वेश्चंस हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। एक कंसेप्ट और रह जाता है, अगर कोई बंदर हमारे पास में किसी रस्सी पर चढ़ता है तो उसका टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, उनके डिस्कशंस हम अगले लेक्चर में लेंगे। हमारे पास में अगला लेक्चर जिसका होगा उसकी बात करेंगे, उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपको नए फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आज की क्लास लेने के लिए। थैंक यू।